बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्क एंड एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिज़िक्स। आज इसमें हम बात करेंगे वर्क के ऊपर। और वर्क जो है या उर्दू में जिसको काम कहा जाता है, ये फ़िज़िक्स की ज़ुबान में बिल्कुल और तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। जैसा कि हम आम रूटीन में वर्क को लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, ये इस तरह से इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इसके हमें डेफिनेशन देखनी है कि फ़िज़िक्स के अंदर वर्क किसे कहते हैं। आम रूटीन में अगर कोई साहब बैठ के काम कर रहे हैं, कोई तख्लीकी काम कर रहे हैं, कोई नावल लिख रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो हम कहते हैं ये बहुत काम कर रहे हैं। अगर कोई चौकीदारी कर रहे हैं, किसी बैंक के बाहर खड़े हैं, कहीं पे नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं पे किसी महाज के ऊपर हैं, तो वो काम कर रहे हैं। तो लेकिन फ़िज़िक्स की ज़ुबान के अंदर ये सारा काम इस तरह से काम नहीं होगा। फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में अगर फ़िज़िक्स की डेफिनेशन के ऊपर कोई पूरा उतरता है तो वो वर्क है, अगर उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतरता तो वो वर्क नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो हमारी आम रूटीन के अंदर, बट इन दी वो वर्क में शामिल नहीं होगा। तो वर्क की डेफिनेशन क्या होगी, पहले इसको देख लेते हैं। तो वर्क को ऐसे डिफाइन किया गया है कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं एक सर्टन बॉडी के ऊपर, और उस फोर्स के लगने के नतीजे में दैट बॉडी मूव्स एंड कवर्स एट सर्टन डिस्टेंस, तो फिर हम कहते हैं जी वर्क डन हो रहा है। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स को अप्लाई किया, ये हमने यहाँ से फोर्स एक्सर्ट की, एंड दैट बॉडी हैज़ स्टार्टेड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, और कुछ टाइम के बाद वो बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुकी है, ठीक है जी। और इसने जो डिस्टेंस तय किया वो डिस्टेंस है डी या एस हम कह देते हैं, ठीक होगी बात। तो वर्क डन क्या हुआ, वर्क इज़ फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है जी। जितना फोर्स हमने अप्लाई किया और जितना डिस्टेंस उसने कवर किया, दोनों को जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास वर्क की डेफिनेशन है। तो वर्क को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में फासला तय होगा। तो W इक्वल्स टू F इंटू एस, दिस इज द फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वर्क। और इसको हम ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि वर्क इज़ बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। अब हम देखते हैं कि अगर बाद दफ़ा ऐसे भी होता है कि आप फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन वो बॉडी उस डायरेक्शन में मूव नहीं करती। जैसे एक हमारे पास खिलौना है, फॉर एग्जांपल वी से ये हमारे पास एक टॉय है और एक बच्चा इसको आगे को पुल कर रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है यहाँ पर, तो फोर्स वो इस तरफ एक्सर्ट कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो टॉय है ये उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, बल्कि ये सम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल जाता है, ठीक है। इसकी मूवमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, और ये इस फोर्स के साथ जो धागा उसने बांधा हुआ है उसका एक सर्टन एंगल थीटा बना रहा है, कोई भी एंगल थीटा बन रहा है, और डिस्टेंस कवर किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में। अब ये क्या केस है, इस तरह से कैसे हो सकता है कि आप फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं लेकिन बॉडी मूव उस डायरेक्शन में नहीं कर रही। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा जो फोर्स होगा, वेक्टर्स हमने पढ़ा था और उसमें हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी पढ़ा है, तो ये जो फोर्स होगा ये अपने दो वेक्टर्स में दो जो इसके कंपोनेंट्स हैं उसमें रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखें, अगर मैं इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो एक ये फोर्स का कंपोनेंट जा रहा है आपके पास जो कि एक्स एक्सिस के साथ है, तो इसको नाम दिया जाएगा एफ एक्स। दूसरा कंपोनेंट ये जा रहा है जो कि वाई एक्सिस के साथ है, तो ये बन जाता है एफ वाई। तो फोर्स के दो कंपोनेंट्स, दो हिस्से बन चुके हैं। तो अगर हम वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा हुआ है हेड टू टेल रूल, तो हेड टू टेल रूल से भी अगर आप देखें तो एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल्स एफ, ये बन रहा है ना हमारे पास, एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल्स एफ, ठीक है जी। ये वाला आपका जो हॉरिजॉन्टल है और एफ वाई वर्टिकल है, और ये आप जानते हैं हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो आपके पास, तो वेक्टर एडिशन के मुताबिक हमारे पास जो इसका हासिल वेक्टर आता है वो क्या होगा, जो फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, तो ये हमारे पास उसका प्रोडक्ट वेक्टर बन जाता है। तो एफ एक्स प्लस एफ वाई बराबर एफ हमारे पास आ रहा है। अब हमने ये देखना होता है इस केस में जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी उस डायरेक्शन में जाने के बजाय किसी और डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ जो वाई एक्सिस के साथ मूव करती है, तो फिर हमें ये देखना होता है कि हमारा कौन सा कंपोनेंट जो है फोर्स का वो इफेक्टिव है, वो काम कर रहा है। इस केस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एफ एक्स काम कर रहा है क्योंकि ये एक्स की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है बॉडी, ठीक है बात। तो ये इफेक्टिव कंपोनेंट है। एफ वाई का जो कंपोनेंट है ये इफेक्टिव नहीं है। ये क्यों इफेक्टिव नहीं है, क्यों मौसर नहीं है, ये इसलिए मौसर नहीं है कि गाड़ी उस तरफ तो जा ही नहीं रही ना, ये ऊपर की डायरेक्शन में तो नहीं जा रही, ये तो हॉरिजॉन्टल जा रही है। सो एफ एक्स इज़ दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज़ इफेक्टिव, और ये वाला फैक्टर हमारा इफेक्टिव
कंपोनेंट इफेक्टिव नहीं होगा। इस सूरत में हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो फार्मूला है W बराबर एफ एस, ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। मॉडिफिकेशन कैसे हो जाएगी जी, ये ऐसे हो जाएगी W बराबर एफ एस की जगह पे अब हम फोर्स का वो कंपोनेंट लिखेंगे जो इफेक्टिव है। जिस तरह यहाँ पे एफ एक्स कंपोनेंट ये इफेक्टिव है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इंटू एस। अब एफ एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालें, ये एफ एक्स क्या चीज़ है जो हमने यहाँ पे नोट कर ली है। तो इस ट्रायंगल को हम इस्तेमाल करेंगे और इस ट्रायंगल को इस्तेमाल करके हम एफ एक्स की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें, एफ एक्स की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर ये हमारे पास इसका एक्स कंपोनेंट था फोर्स का और ये फोर्स का वाई कंपोनेंट है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये पता है कि ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर होता है, इसको ये साइड आपकी क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, दिस इज एंगल थीटा। और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था जिसको हमने एफ एक्स कहा हुआ है, ये हमारे पास बेस ऑफ द ट्राइंगल होती है। और 90 के एंगल के सामने, क्योंकि ये एंगल 90 है आपके पास, तो 90 के सामने हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है जी। तो हमने चैप्टर 3 में, वेक्टर्स के चैप्टर में ये रेशोज़ पढ़ी हुई हैं कि हमने अब यहाँ पे देखें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एफ एक्स यानी कि बेस। तो क्या था हमारे पास जी, ये इसकी रेशो, एफ हमें मालूम है, फोर्स हमें मालूम है, जो फोर्स बच्चा अप्लाई कर रहा है उस गाड़ी को खींचने में, वी नो दैट। ठीक है जी। तो कौन सी रेशो थी जो बेस और हाइपोटेन्यूज को आपस में कनेक्ट करती है, तो दैट वाज कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे पास रेशियो है जो कि बेस को, ये होती है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इनका कनेक्शन ये बनाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, बेस हमारे पास क्या है जी, बेस इज एफ एक्स एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है एफ कॉज ऑफ थीटा बराबर एफ एक्स, या इसको हम यूँ लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स एफ कॉज ऑफ थीटा। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, जिसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। ये जो हमने वर्क का फार्मूला यहाँ से ड्राइव किया, इफेक्टिव कंपोनेंट हमारे पास क्या आ रहा था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो एफ एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, दिस इज एफ कॉज ऑफ थीटा, तो इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, डब्ल्यू बराबर एफ कॉज ऑफ थीटा इंटू एस, या इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ एफ एस कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास जनाब वर्क का फार्मूला बन गया। जब आपके पास जो फोर्स होगी वो अप्लाई हो रही होगी एट अ सर्टन एंगल, उस सूरत में हमने क्या देखना होगा कि विच इज़ अवर इफेक्टिव कंपोनेंट, और उसी इफेक्टिव कंपोनेंट को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह यहाँ पे एक्स कंपोनेंट इफेक्टिव था, तो फिर हमने इसको फाइंड कर लिया, एफ एक्स हमारे पास एफ कॉज ऑफ थीटा आ रहा है और एफ कॉज ऑफ थीटा हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो डब्ल्यू हमारे पास आ गया एफ एस कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हम आगे फर्दर दो केस बना सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम काम कब होता है और हमारे पास मिनिमम काम कब होता है। ठीक है जी। तो मैक्सिमम वर्क कब होगा, अब सारा डिपेंड किस पे हो रहा है जी, थीटा के ऊपर। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ थीटा, जिस एंगल पे फोर्स अप्लाई होगी उसी के लिहाज से मैक्सिमम काम होगा, उसी के लिहाज से मिनिमम काम होगा। तो पहले हम देख लेते हैं मैक्सिमम वर्क डन कब होगा। मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी हमारे पास। ठीक है, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है व्हेन थीटा इज 0। तो कॉस ऑफ 0 आपके पास 1 के इक्वल होता है, उस वक्त वी विल गेट मैक्सिमम आंसर। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप यहाँ फिगर से देखें तो हमें यहाँ से ये नज़र आ रहा है कि अगर वो बच्चा यहाँ से जिसने धागा बांध के ऊपर खींच रहा है, अगर वो उसका धागा इस एफ को इसके बिल्कुल पैरेलल ले आए, यानी कि वो सामने बैठ जाए और बिल्कुल उसको फोर्स जो अप्लाई कर रहा है वो इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ अप्लाई करे, तो ऐसी सूरत में आपके पास जो फोर्स अप्लाई होगी वो मैक्सिमम फोर्स जो है वो वर्क डन कर सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स यहाँ से अप्लाई हो रही है, देखें वो बच्चा जो फोर्स अप्लाई कर रहा है बिल्कुल इन दी एंगल 0 डिग्री एंगल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, और गाड़ी मूव भी फिर इसी डायरेक्शन में करेगी। ठीक है जी, डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में तय हो रहा है। तो अब फोर्स और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है इसके दरमियान में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री एंगल बन रहा है, थीटा इक्वल टू 0। इस वक्त जो फोर्स अप्लाई हो रही है उससे मैक्सिमम वर्क डन हो रहा है। ठीक है जी। सो मैक्सिमम वर्क इज डन व्हेन थीटा कितना होना चाहिए हमारे पास, 0। तो उस सूरत में क्या होगा जी, वर्क हमारे पास क्या आ जाता है, एफ एस कॉज ऑफ 0। और आपको ये बात याद रखनी है कि कॉज ऑफ 0 की जो वैल्यू होती है ये हमारे पास 1 की इक्वल है। ठीक है जी, कॉज ऑफ 0 इज़ 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है फिर, एफ एस मल्टीप्लाई बाय 1, और वर्क डन हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम वर्क एफ इंटू एस। तो इस तरह से हमें मैक्सिमम वर्क डन हासिल होगा जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल 0 डिग्री होगा। दिस इज़ मैक्सिमम वर्क डन। अब हम देखते हैं कि मिनिमम वर्क डन कब होगा।
तो मिनिमम वर्क डन उस सूरत में होगा अगर ये बच्चा फोर्स उस थ्रेड के ज़रिए से या धागे के ज़रिए से ऐसे लगाना शुरू कर दें इस डायरेक्शन में, और ज़ाहिर सी बात है कि जो बॉडी होगी यहाँ पर वो मूव तो नहीं कर रही है, उसको कुछ डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, इस डायरेक्शन में डी। तो दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है जी, 90 डिग्री। ठीक है, तो क्योंकि गाड़ी ने मूव करना है हॉरिजेंटली, फोर्स लग रही है वर्टिकली, ठीक है बात। तो इस सूरत में आपके पास जो एंगल बनेगा, अव्वल तो वो गाड़ी मूव करेगी ही नहीं, ठीक है, आपको वैसे भी फील होगा कि गाड़ी मूव नहीं करी क्योंकि आप फोर्स बिल्कुल ही वर्टिकली लगा रहे हैं। जब तक आप इसको थोड़ा सा एंगल पे लेकर नहीं आएंगे गाड़ी ने मूव करना स्टार्ट नहीं करना, ठीक होगी बात। तो गाड़ी ने वैसे मूव करना होता है हॉरिजेंटली और फोर्स लग रही है आपकी जनाब वर्टिकली, तो इस सूरत में आपके पास बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक होगी बात। बिल्कुल इसकी एक और बड़ी कॉमन सी एग्जांपल दी जा सकती है कि एक साथ पानी की बाल्टी जब वो उठा लेते हैं, तो ये पानी की बाल्टी उठा के वो ऐसे उन्होंने फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ द फोर्स बीइंग अप्लाइड। अब वो खुद तो मूव कर रहे हैं आगे हॉरिजेंटली, ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हैं ना खुद, लेकिन बाल्टी तो मूव नहीं कर रही, बाल्टी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो तो वर्टिकली फोर्स लग रही है। इस डायरेक्शन में तो ये बॉडी जा ही नहीं रही, उस डायरेक्शन में तो डिस्टेंस 0 ट्रेवल हो रहा है उनका, ठीक है। तो अब वो खुद मूव कर रहे हैं और उनके मूव करने की वजह से बाल्टी साथ साथ मूव कर रही है, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और इसके दरमियान में कितना एंगल बन रहा है आपका, 90 डिग्री का। तो उस सूरत में क्या होगा, हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो कितना हो जाएगा, एफ एस कॉज ऑफ 90, और कॉज ऑफ 90 आप जानते हैं कि वो हमारे पास 0 है। जिस तरह हमने यहाँ पे देखा कि फोर्स ऊपर अप्लाई हो रही है और जो बॉडी आपके पास वो इस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए, डी डिस्प्लेसमेंट ज़ाहिर है हॉरिजेंटल होगा, तो हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है। तो कॉज ऑफ 90 आपने याद रखना है कि दिस इक्वल्स टू 0, कॉज ऑफ 0 जो है वो 1 होता है और कॉज ऑफ 90 हमारे पास 0 होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ एस मल्टीप्लाई बाय 0 और वर्क डन आपके पास आ जाएगा W इक्वल्स 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इज 0। तो दिस इज द मिनिमम वर्क डन जो कि यहाँ पे होगा जब आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल 90 डिग्री होगा। अब हम देखते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन। तो हमने इसका यूनिट ड्राइव करना है इसके फार्मूला से। W हमारे पास किसकी इक्वल है जी, F इंटू एस, ठीक है। तो फोर्स क्या यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास क्या होता है जी, मीटर। तो वर्क डन का यूनिट यहीं से ड्राइव होगा कि जब आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं 1 न्यूटन एंड डिस्प्लेसेस द बॉडी इन इट्स, अब यहीं से हम ड्राइव कर लेते हैं यूनिट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन का यूनिट हमारे पास क्या होगा, व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एंड द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स फॉर 1 मीटर। तो इस सूरत में जो वर्क डन होगा दैट इज़ 1 जूल, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि ये जो 1 न्यूटन मीटर है इसी को जूल भी कहा जाता है, जूल भी कहते हैं और जूल भी कहते हैं। ही वॉज अ साइंटिस्ट। तो और आपने याद रखना है कि जितने भी यूनिट्स हैं जो साइंटिस्ट के नाम के पीछे होते हैं वो हमेशा कैपिटल लिखे जाते हैं, यानी हम वर्क का जब यूनिट लिखेंगे तो इट विल बी रिटन इन कैपिटल J, ऐसे लिखेंगे न्यूटन मीटर। अब देखिए न्यूटन एक साइंटिस्ट का नेम है तो कैपिटल लिखा गया है। इस तरह से जूल जो हम लिखेंगे तो वो भी क्या होगा, J कैपिटल लिखा जाएगा। तो आपने याद रखना है कि जो भी यूनिट्स जो किसी साइंसदान के नाम के पीछे उनका नाम है वो यूनिट हमेशा कैपिटल लिखे जाते हैं। जैसे एम्पेयर है, एम्पेयर वाज अ फिजिस्ट, तो A कैपिटल लिखा जाएगा। सिमिलरली न्यूटन कैपिटल N आपके पास, जूल J कैपिटल आएगा। तो न्यूटन मीटर को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड एंड द बॉडी कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, इन दैट केस 1 जूल वर्क इज डन। इस तरह से जो बड़े यूनिट्स हैं इसके जूल के वो क्या होते हैं जी, 1000 जूल, आप जानते हैं इसको आप 1 किलो लिख सकते हैं, 1 किलो जूल। और इस तरह से आपके पास जो बिगर यूनिट्स हैं मेगा, तो 10 की पावर 6 आपके पास जो होगी ये आपके पास आ जाएगा 1 मेगा जूल, ठीक है। इस तरह से और बड़े यूनिट्स भी बनाए जा सकते हैं। तो यूनिट भी हमने देख लिया और वर्क डन की डेफिनेशन भी हमने देख ली कि व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एंड द बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो दिस इज कॉल्ड वर्क डन। या दूसरे लफ्ज़ में हमने कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क।